हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा। बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिलता है, आप लोगों को हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नीचे थम्सअप का बटन है, लाइक का बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पाठ्य योजना की वीडियो हो, चाहे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो हो, चाहे सीटेट की आपको तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है आपको, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे और आप लोग अपडेटेड होते रहें। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। आप सभी को पता है, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप सभी को पता है, सबसे ऊपर इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या हो उसको इस तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अगला यहाँ पे हेडिंग लिखना है छात्राध्यापक का नाम या फिर छात्राध्यापिका का नाम। लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में अपनी कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 7वीं है, वर्ग है अ, यानी कक्षा 7 के सेक्शन ए में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। आप जिस सेक्शन में जाएंगे उसका नाम लिखिएगा। विषय इतिहास का है। समय चक्र है, यानी जिसको कहते हैं कालांश भी कहते हैं और चक्र भी कहते हैं, दोनों चीज़ सेम है। जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और अवधि है 40 मिनट का। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हमारा जो आज का प्रकरण है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगली हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। इसके सामने देखिए लिखा गया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है इसके पहले अगर आप इतिहास की कोई पाठ्य योजना बना चुके हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान, जो आप सभी को पता है कि इसी के अंदर आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इसके पहले सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बना चुके हैं तो सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य उद्देश्य लिख के पूर्ववत लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इसके पहले जो आपने पाठ्य योजना बनाई है उसमें जो सामान्य उद्देश्य है वही यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विषय के अनुसार बदलता है। अगर आपका विषय चेंज होता है तभी बदलेगा, विषय चेंज नहीं होता तो वो सेम रहेगा। इसमें कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं आपके विषय के अनुसार, कि विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए आपको लिखना होता है कि आपका ये जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनको आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग है बोधात्मक, छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता सकेंगे। तीसरी हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता सकेंगे। यहाँ पे देखिए सारी चीज़, दोनों चीज़ें सेम लिखी गई हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के बारे में या फिर उनके साम्राज्य के बारे में लोगों को बता सकेंगे, इस तरीके से लिख दीजिएगा। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन संबंधी व्यवस्था का बयान बना एक चार्ट। आप चार्ट बनाइएगा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के कहाँ कहाँ पे उन्होंने शासन किया था, प्रशासन उनका कैसा था, इसके बारे में आप उस पर लिख दीजिएगा या फिगर के तौर पे बना दीजिएगा। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अब आती है लेसन प्लान की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए, बीचों बीच भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसमें 3 कॉलम डिवाइड करना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी जब प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा, जैसे इसका प्रश्न पूछे इसका आंसर मिला तो उसी से दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर आंसर मिला उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए बच्चों से पूछेंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? बच्चे बोलेंगे अशोक ने। दूसरा प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? बच्चे बोलेंगे मौर्य वंश का। तीसरा प्रश्न है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और चौथा प्रश्न फिर यहाँ पे बनेगा जो समस्यात्मक होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे विस्तार पूर्वक पूछ लीजिएगा तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, रुक जाएंगे। जैसे रुकेंगे बच्चे मौन हो जाएंगे। उद्देश्य कथन आपको बोलना होगा। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन लिखा गया है, छात्रों आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग आती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए यहाँ पे लिखा गया है अध्ययन अध्यापन की सुविधा है तो पाठ को 2 अनुमितियों में बांटा गया है। यानी कि अनुमिति का मतलब होता है कि अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको एक दिन में आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। 40 मिनट की क्लास में इतना करते करते 15 मिनट बीत जाता है प्रस्तावना प्रश्न तक ही। उसके बाद आप
25 मिनट बचेगा, तो 25 मिनट में आप पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं कर सकते अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 अनुमिति में मतलब आज भी इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, अगर कल आपको पढ़ाना है तो कल भी उस चैप्टर को पढ़ाएंगे आप द्वितीय अनुमिति में। तो प्रथम अनुमिति में देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम डिवाइड करना है। यहाँ पे 5 कॉलम बनाए गए हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु में है जीवन परिचय, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। तो पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से विकासात्मक प्रश्न, चंद्रगुप्त किसकी सेना में नौकरी करता था? बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त धनानंद की सेना में नौकरी करता था। दूसरा प्रश्न, धनानंद के खिलाफ किसने विरोध किया? तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर मिलेगा, धनानंद के खिलाफ चंद्रगुप्त ने विरोध किया। अब यहाँ पे आगे देखें, तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसकी मदद से नंद वंश का अंत किया? यहाँ पे बच्चे बताएंगे चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से नंद वंश का अंत किया। चौथा प्रश्न फिर है, चंद्रगुप्त के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मौन लिखा गया है। अब इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे इसके बारे में आप। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। साम्राज्य विस्तार के दौरान 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष यूनानी शासक सेल्यूकस से हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है प्रशासन व्यवस्था। इसमें प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, चंद्रगुप्त कहाँ का शासक था? बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त मगध का शासक था। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त कब शासक बना? बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व में शासक बना। अगला प्रश्न है 7वां, चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या थी? मौन हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देंगे। चंद्रगुप्त ने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था की थी। अब बहुत प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे जो अभी पढ़ा उससे रिलेटेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर मौर्य शासन की स्थापना की? तो बच्चे बोलेंगे धनानंद। दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य वंश का शासक बना? बच्चे बोलेंगे चाणक्य की मदद से। तीसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था कितने स्तरों में विभाजित थी? बच्चे बोलेंगे 3 स्तरों में। चौथा प्रश्न है, प्रशासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से थे? बच्चे बोलेंगे प्रांत, जनपद और नगर। आगे अब देखेंगे निरीक्षण कार्य है। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्रों के श्यामपट्ट सार उतारने को कहेगी या कहेगा तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। अब द्वितीय अनुमति है, आगे के पढ़ाएंगे वो जो दूसरे दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ा लेंगे तभी तो होमवर्क देंगे लास्ट में। तीसरा अगला शिक्षण बिंदु है सैन्य संगठन व्यवस्था। प्रश्न पूछेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की कितने प्रकार की सेना थी? बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की 2 प्रकार की सेना थी। अगला प्रश्न है, यूनान का शासक कौन था? यूनान का शासक सेल्यूकस था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त का सैन्य संगठन कैसा था? नहीं बता पाएंगे बच्चे, मौन हो जाएंगे। इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नौकरशाही व्यवस्था थी तथा वेतन राजकोष से दिया जाता था। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे थल व जल की एक विशाल सेना राजा के पास थी। राजा अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु साम्राज्य विस्तार। प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन कौन सी व्यवस्था थी? बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नौकरशाही व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाता था, मिलता था? तो बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कर्मचारियों को वेतन राजकोष से मिलता था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देंगे आप। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ एक एक चीज। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार सौराष्ट्र, मालदा, अवंती के साथ यहाँ पे सुदूर दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को यहाँ पे मगध साम्राज्य में मिलाया। चंद्रगुप्त मौर्य तमिल ग्रंथ अहनानूर के से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अब बहुत प्रश्न आता है, बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए क्या व्यवस्था थी? बच्चे बोलेंगे थल व जल सेना। अगला प्रश्न है, बहुत प्रश्न, सेना के लिए हथियार का निर्माण कैसे हुआ था? बच्चे बोलेंगे राज्यों के द्वारा, राज्य के अंदर द्वारा। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? बच्चे बोलेंगे सौराष्ट्र, मालवा, अवंती, मगध। ठीक है, मगध का तो राजा ही था वहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के सभी हिस्सों को किस राज्य में मिलाया? बच्चे बोलेंगे मगध में। ठीक है, निरीक्षण कार्य में सेम चीज, छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट सार उतारने को कहेगा तथा कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक कब बना? दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी कार्यप्रणाली थी? तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सी व्यवस्था थी? चौथा प्रश्न है, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था?
लास्ट में आता है आपका हेडिंग गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे आपने जो पढ़ाया, आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का, वो पूरा हो जाएगा। जब बच्चे घर पे जाएंगे उस चीज़ को, होमवर्क को करेंगे, तो वो चीज़ सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क दिया गया यानी गृह कार्य दिया गया है, इसी को प्रदत्त कार्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लेख लिखकर लाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को इस पाठ्य योजना की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई, उससे आप लोगों को लाभ मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे नए नए पाठ्य योजना की वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। और अगर डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।